दोस्तों आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है आईआरसीटीसी में लाया गया सरकार की तरफ से ओएफएस, और इसने पूरा मामला बिगाड़ा है। क्या आने वाले समय में आईआरसीटीसी की जगह पे हमें आईआरएफसी और आरवीएनएल में भी क्या ओएफएस आता हुआ दिखाई देगा? यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को समझेंगे कि सरकार का जो ये फैसला है उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा दूसरे सरकारी शेयरों पर। यहाँ पे बाजार में भी गिरावट है, उसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि फेड ने जो रेट बढ़ाई उसके बाद में प्राइस हाइक की वजह से यहाँ पे पूरा मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वजह से देखें तो मामला जिस तरह से अभी बिगड़ा है उसकी वजह से थोड़े से सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे। तो क्या ऐसे में हमें इस गिरावट का फायदा उठा के आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या है इसका एंट्री लेवल और क्या है इसका एग्जिट लेवल, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों आईआरएफसी और आरवीएनएल ने बहुत बड़ी दौड़ लगाई और अब थोड़े से ये स्टॉक अभी फिलहाल थकान महसूस कर रहे। तो क्या आने वाले समय फिर से यहाँ पे कुछ और बड़ी गिरावट होगी या फिर तेजी की संभावना बनेगी? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि स्टॉक के अंदर फिर से माहौल तो पॉजिटिव बना था, लेकिन आज पूरा मामला फिर से बिगड़ा है और उसके पीछे वजह हमने डिस्कस की है, मार्केट में गिरावट और दूसरी तरफ ओएफएस का आना। अब आगे की क्या संभावना बनी है, क्या आईआरएफसी में भी ओएफएस आने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,038 के स्तर पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 639 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.02% गिरा बाजार और काफ़ी वीक लग रहा है। यानी हो सकता है कि बाजार क्लोज होते हो उसमें और गिरावट बढ़े, क्योंकि एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और बाजार काफ़ी अच्छा तेजी दिखा चुका था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस गिरावट के पीछे वजह बनी है कि यूएस फेड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे पूरे ग्लोबल बाजार में इसका दबाव देखने को मिल रहा है और इंडियन मार्केट में भी इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। और आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से फेड ने ये जो कदम उठाया उसकी वजह से एक मामला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का भरोसा थोड़ा सा इस समय मार्केट से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज बैंकिंग, फाइनेंस और एफएमसीजी इंडेक्स पे काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मेटल, ऑटो और फार्मा इंडेक्स में थोड़ी सी तेजी का माहौल बना हुआ है। दूसरे बाजार के लिए जो सबसे बड़ी वीकनेस है कि जो ब्रेंट क्रूड की प्राइस है उसमें फिर से निचले लेवल से उछाल देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हो कि ब्रेंट क्रूड की प्राइस $82 प्रति बैरल पर आ गई है और इसी वजह से थोड़ा सा आप देख सकते हो जो 74 के आसपास था वो 82 के आसपास गया और उसकी वजह से भी थोड़ा बाजार में थोड़ा सेंटीमेंट आपको बिगड़ता हुआ दिखाई देगा और इसी वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़ा है। अब आप देख सकते हो आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो स्टॉक फिलहाल 33.20 पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.21% की गिरावट है, यानी लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। वैसे अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत 33.70 पर हुई थी, यानी गिरावट जो है वो निगेटिव हुई थी और उसके पीछे दबाव देखने को मिला आईआरसीटीसी में जो ओएफएस का फैसला, और लो भी बना 33.05 का और हाई है 33.85 का, यानी पूरे दिन में दबाव ही देखने को मिला। कभी भी हरे निशान में हमने मार्केट को जाते हुए दिखाई नहीं देगा आईआरएफसी के, और अभी देख सकते हो कि लगभग 2% की गिरावट है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईआरएफसी की बात करें 19.30 इसका 52 वीक का लो है, 37 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 33 के आसपास है, ऊपर के लेवल से 4 रुपये नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है। वॉल्यूम में आज कुछ गिरावट है, देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था, आज आप देख सकते हो कि 3 करोड़ का ही वॉल्यूम है 2 बजे के आसपास, यानी वॉल्यूम में काफ़ी कमी है। दूसरी तरफ आरवीएनएल की बात करें वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है 72.85 के आसपास, जहाँ पे 1.55% की गिरावट है। तो दोनों ही स्टॉक में दबाव में दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे आईआरसीटीसी में भी आज काफ़ी बड़ी गिरावट है, वो तो एक तरह से देखें तो क्रैश कर गया है 692 के आसपास, 5.80% की बड़ी गिरावट। अब यहाँ पे ये जो सारा हुआ मामला कि सरकार ने अपनी जो स्टेक है आईआरसीटीसी में उसमें 5% की स्टेक बेचने का फैसला लिया है ओएफएस के माध्यम से, यानी ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आज और कल 2 दिन के लिए इनका डेट फाइनल की गई, जहाँ पे ओएफएस के माध्यम से सरकार अपनी स्टेक बेचेगी। अब गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह रही है कि इसकी जो ओएफएस की रेट रखी गई है वो 680 पर शेयर रखी गई है, यानी आप देख सकते हो जो इस करंट प्राइस है उससे काफ़ी नीचे, और इसी वजह से देखें तो थोड़ा सा मामला बिगड़ा और ये प्राइस उसके आसपास आते हुए दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा, इसकी क्लोजिंग कल की 734 के आसपास थी और यहाँ पे ओएफएस के लिए जो प्राइस रखी गई वो 680 के आसपास रखी गई, तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब स्टॉक देखें तो उसी प्राइस के आसपास आ रहा है जहाँ पे सरकार ओएफएस देने जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी वजह से पूरा सेंटीमेंट बिगड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार का फैसला है उसकी वजह से लोगों को डर लग रहा है कि क्या आने वाले समय में आईआरसीटीसी की तरह क्या यहाँ पे आईआरएफसी में और आरवीएनएल में भी क्या ओएफएस आएगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या सरकार इसकी प्राइस नीचे रखेगी, तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। तो इसी वजह से देखें तो लोगों में एक भरोसा अब नहीं बन पा रहा है।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आईआरसीटीसी की तो बात अलग है, उसने तो ऑलरेडी पहले बहुत बड़ी तेजी बता दी थी। स्टॉक आपको पता होगा जब स्प्लिट हुआ उसके पहले बहुत तेजी से दौड़ा था, लगातार दौड़ा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन तो लाजमी है, लेकिन आईआरएफसी की बात अलग है। आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टॉक अभी भी अपनी बुक वैल्यू के आसपास है, यानी बड़ी गिरावट की संभावना अभी नहीं दिख रही है। ये हो सकता है कि इसमें स्टॉक में थोड़ी गिरावट तो जरूर होगी। और वैसे भी मैंने आपको एंट्री के लिए 28 की प्राइस बताई हुई है, आपको 28 के स्तर के आसपास ही वापस फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट की संभावना तो बनी हुई है, क्योंकि स्टॉक 21 से जो दौड़ना शुरू हुआ सीधा 37 तक गया है। ऐसे में कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आ सकता है, तो 28 के आसपास फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में बड़ी गिरावट होगी। अगर ओएफएस आएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, स्टॉक बहुत नीचे नहीं जाएगा। और वैसे सरकार की फिलहाल कोई मंशा नहीं कि ओएफएस लाएगी, भले ही उन्होंने आईआरसीटीसी में लाया, लेकिन यहाँ पे वो अपनी डायरेक्ट स्टॉक बेचने की बात कर चुकी है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो यहाँ पे वो संभावना नहीं है, और इसकी बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक है, तो बिना डरे इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहिए। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी सारा का सारा पैसे बचाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको टैक्स भरना नहीं पड़ता है, और ऊपर से जो ये फंड प्रोवाइड करते हैं रेलवेज को, उसकी सारी की सारी गारंटी गवर्नमेंट लेती है, तो जीरो एनपीए इनका। इसके अलावा देखें तो सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ के दम पे ये कंपनी चल रही है, और इनका जो सारा बिजनेस है वो होटल अशोका दिल्ली से ऑपरेट होता है। ऐसे में कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, तो खर्च तो बिल्कुल है नहीं, और सारा का सारा प्रॉफिट है, और वो भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इसमें डरने की क्या बात है। आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 11,018 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो 2022 आते थे सीधा 20,299 रुपये तक पहुंच गया। यानी लगभग पिछले 4-5 साल में इनका रेवेन्यू दुगना हो चुका है। इसके अलावा अगर हम इनके प्रॉफिट को देखें तो 2018 में जहाँ पे 2007 करोड़ रुपये का कंपनी का प्रॉफिट था, वो 2022 में बढ़ के 6,089 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यानी प्रॉफिट दुगुना नहीं, यहाँ पे 3 गुना बढ़ गया है। यानी जिस तरह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है वो इशारा है कि ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। पिछले एक साल की भी बात करें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। रेवेन्यू देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 4,690 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 5,810 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया पिछले एक साल में। यहाँ पे अगर हम इनके प्रॉफिट को भी देखें तो सितंबर 2021 में 1,501 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 1,714 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ रहा है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आईआरएफसी आने वाले समय में आपको यहाँ पे बड़ी गिरावट के साथ में ट्रेड करता हुआ नहीं दिखाई देगा, और जितना डीप में मिले आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। वाकई में आने वाले समय में आईआरएफसी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने फंड रेजिंग करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड्स भी जारी किए, यानी ईटीएफ बॉन्ड्स जारी किए, और इसके माध्यम से आप देखें तो आईआरएफसी, एचपीसीएल और दूसरी जो 3 सरकारी कंपनियां वो 2700 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाली है। तो ये आप समझ सकते हो कि बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट इस बार बजट में रेलवे के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट इस बार यहाँ पे आपको अनाउंस करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे नए रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, रेलवे स्टेशन जो मॉडर्न तरीके से फिर से उनको खड़ा किया जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो बहुत सारी नई वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। ऐसे में आईआरएफसी का काम बढ़ने वाला है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होगा, तो आईआरएफसी की प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो नजरिया अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का है तो बिना डरे इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आईआरएफसी आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर सकता है, और ये स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर है। ये बात मैंने आपको लगातार बोली है जब इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही थी। तो अब तो इसकी प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है, एक्टिविटी भी बढ़ चुकी है, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। तो डरने की कोई बात नहीं है। ओएफएस आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आईआरएफसी आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश आपको करना चाहिए। जल्द ही आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इसको सिर्फ 2 से 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपको 100 का टारगेट दिखा सकता है। तो इस समय आपको आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए बिना डरे। और आरवीएनएल भी काफ़ी शानदार है, और आने वाले समय वो भी जल्दी ही 3 डिजिट में टच करता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी भी यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट और निकल के आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आने वाले बजट में 50,000 नए वैगन्स का ऑर्डर दिया जा सकता है, जिसकी सप्लाई 2027 से लेकर 28 तक पूरी होगी। यानी काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, और इसकी जो अमाउंट होगी वो 21,000 करोड़ रुपये से लेके 25,000 करोड़ रुपये तक हो सकती है। तो एक देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा और ऑर्डर होने वाला है। इसके अलावा तो आपको पता ही होगा 300-400 नई वंदे भारत ट्रेन भी यहाँ पे आ सकती है। तो आईआरएफसी के लिए बहुत सारा इस समय कामकाज बढ़ने वाला है।
क्योंकि आपको पता होगा IRFC रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में जिस तरह से सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया है कि 50,000 नए वैगन्स यहाँ पे लाए जा सकते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसका डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके IRFC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। IRFC आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।